हेलो माय डियर फ्रेंड। आज मैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का टॉप 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 करवाने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो देखें, तभी पार्ट 2 का वीडियो देखें। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, किसी फसल को मानसूनी फसल कहा जाता है? गेहूं, चना, चावल, सरसों। तो किस फसल को मानसूनी फसल कहा जाता है? चावल को। ऑप्शन नंबर सी। भारत में कॉफी उत्पादन का अग्रणी राज्य है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और चाय उत्पादन में असम। रबड़ के बागान के लिए सबसे उपयुक्त राज्य कौन सा है? असम, केरला, बिहार, राजस्थान। तो रबड़ के बागान के लिए सबसे उपयुक्त राज्य कौन सा है? केरला। जायद फसल की बुआई होती है वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। तो जायद फसल की बुआई कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। जायद फसल की बुआई तब होती है जब रबी फसल को काट ली जाती है। जब हम लोग गेहूं को काटते हैं तब जो फसल बोते हैं उसे क्या बोलते हैं? जायद फसल। और धान को क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन वाला राज्य है? बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक चावल किस राज्य में उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी है? काली मिट्टी, लाल, जलोढ़, लेटराइट। तो गेहूं के लिए कौन सा मिट्टी हो जाएगा? जलोढ़। कपास की खेती के लिए आवश्यक वर्षा है 30 से 40 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो कपास की खेती के लिए जो आवश्यक वर्षा कितनी होगी? 70 से 100 सेंटीमीटर। भारत में कृषि की सबसे बड़ा प्रकार है रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि। क्वेश्चन क्या? भारत में कृषि का सबसे बड़ा प्रकार है कौन सा हो जाएगा? निर्वाह कृषि। जो हमारे के यहाँ जो कृषि होते हैं, जो निर्वाह कृषि होते हैं, निर्वाह का मतलब है कि हम उतना ही उपजाते हैं जितना हम खाते हैं, जितना हमारे परिवार को खपत की जा सके। कौन सी फसल तिलहन है? चना, सरसों, गेहूं, चावल। तो कौन सी फसल तिलहन है? सरसों। तिलहन का मतलब जिससे हम क्या तिल निकालते हैं। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। चाय की खेती के लिए मिट्टी होनी चाहिए क्षारीय, रेतीय, अम्लीय, चिकनी। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? अम्लीय। कृषि में HYV का मतलब हाइब्रिड बीज किससे संबंधित है? तो कृषि में हाइब्रिड बीज किससे संबंधित है? सिंचाई से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति से। हरित क्रांति ही आया जो क्या हमारे कृषि में हाइब्रिड बीज आए और नए नए आधुनिक मशीनें भी आए। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो जूट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और चावल उत्पादन में भी भारत का अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। मक्का किस ऋतु की फसल है? रबी, खरीफ, जायद, शीत। तो मक्का किस ऋतु की फसल है? खरीफ। भारत में कॉफी की खेती किस ढाल पर होती है? पूर्वीय घाट, पश्चिमी घाट, अरावली, विंध्य। तो भारत में कॉफी की खेती किस ढाल पर होती है? पश्चिमी घाट। भारत में कृषि का प्रमुख उद्देश्य है निर्यात, लाभ, भोजन उत्पादन, उद्योग। क्वेश्चन क्या है? भारत में कृषि का प्रमुख उद्देश्य है, तो प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? भोजन उत्पादन। निम्न में से किसे नकदी फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, कपास, मक्का। तो नकदी फसल कौन सी है? कपास। खनिज किसे कहते हैं? कृत्रिम पदार्थ को,
प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ, गैसीय पदार्थ। तो खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ को। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, पंजाब में। तो भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में। मैग्नीज का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? उर्वरक में, इस्पात निर्माण में, सीमेंट में, कागज में। मैग्नीज का उपयोग मुख्यतः किसमें होगा? इस्पात निर्माण में। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तांबा का, जस्ता का, एल्युमिनियम का, लोहा का। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। आपने केमिस्ट्री में धातु में पढ़ा होगा। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अक्षय, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैविक। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय यही ज्योग्राफी का पार्ट 1 में मैंने बताया। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो कभी खत्म नहीं होगा, और जो खत्म हो जाएगा उसे किसे क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय। जो खत्म नहीं होगा वो नवीकरणीय। भारत में सबसे अधिक कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? दामोदर घाटी, गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्रा घाटी, नर्मदा घाटी। तो भारत में सबसे अधिक कोयला किस क्षेत्र में पाया जाएगा? तो दामोदर घाटी में। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना, सफेद सोना, पीला सोना, नीला सोना। पेट्रोलियम को क्या कहा जाएगा? काला सोना। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई, असम, गुजरात, कृष्णा गोदावरी। तो कौन सा हो जाएगा? असम। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो असम। थर्मल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पवन, जल, कोयला, सूर्य। तो थर्मल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में? कोयला। जल विद्युतीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? अनवीकरणीय, प्रदूषणकारी, नवीकरणीय, खनिज। तो जल विद्युतीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीकरणीय। जल से जो हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं वो क्या कभी खत्म नहीं होगा। कोयला से उत्पन्न करेंगे तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब कोयला खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है जो विद्युत थर्मल पावर प्लांट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल क्या है? कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम, बॉक्साइड। तो भारत में परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम भारत में कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, झारखंड, असम, केरल। तो यूरेनियम भारत में कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। थोरियम मुख्यतः किस राज्य के तट पर पाया जाता है? तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो थोरियम कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा के लिए भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, असम। क्वेश्चन क्या है? पवन ऊर्जा के लिए भारत का प्रमुख राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? महंगी, प्रदूषणकारी, अक्षय, सीमित। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ये अक्षय है। भारत में लिग्नाइट कोयला मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो लिग्नाइट कोयला भारत में कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में। अभ्रक का उपयोग किस में होता है? ईंधन में, विद्युत उपकरण में, उर्वरक में, भोजन में। तो अभ्रक का उपयोग किस में होता है? विद्युत उपकरण में। भारत में तांबे का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बालघाट, खेतड़ी, शिवभूमि, उपयुक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? डी। खनिज का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये असीमित है, ये महंगे हैं, ये अनवीकरणीय है, ये आसानी से नहीं मिलते। तो क्या है? ये अनवीकरणीय है क्योंकि ये एक दिन ना एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या है? संरक्षण हमें करना आवश्यक है।
बायोगैस ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, जैविक अपशिष्ट, यूरेनियम। तो बायोगैस ऊर्जा का स्रोत क्या है? जैव अपशिष्ट। भारत में मुंबई हाई किससे संबंधित है? कोयला, लोह अयस्क, पेट्रोलियम, बॉक्साइट। तो किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क निर्यात किस बंदरगाह से होता है? कांडला, मर्मुगांव, चेन्नई, हल्दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, मर्मुगांव। ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? केवल खनिज को, शक्ति उत्पन्न करने वाले संसाधन को, केवल कोयला को, केवल पेट्रोलियम को। तो ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? शक्ति उत्पन्न करने वाले संसाधन को। कोयले की सर्वाधिक उत्तम किस्म कौन सी है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट। तो कोयले का सर्वाधिक उत्तम किस्म कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट। इसको याद कैसे रखना है? ए से क्या होता है? एंथ्रासाइट। ए के बाद क्या आएगा? बी। तो बी से क्या हो जाएगा? बिटुमिन्स। सी से क्या याद रखना है? लिग्नाइट। और डी में सबसे क्या याद रखना है? पीट कोयला। तो कोयले का सर्वाधिक उत्तम किस्म कौन सा होगा? आगे एंथ्रासाइड होगा, तब बिटुमिन्स होगा, तब लिग्नाइट होगा, तब क्या होगा? पीट कोयला। भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी, असम, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन क्या? भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। खनिजों का अत्यधिक दोहन किस समस्या को जन्म देती है? विकास, रोजगार, पर्यावरण प्रदूषण, उन्नति। तो खनिजों का अत्यधिक दोहन किस समस्या को जन्म देगी? पर्यावरण का प्रदूषण। ऊर्जा का भविष्य का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? कोयला को, पेट्रोलियम को, परमाणु को, सौर ऊर्जा को। तो ऊर्जा का भविष्य का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? सौर ऊर्जा को, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगी। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में है? उड़ीसा में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में। तो भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में है? उड़ीसा में। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, लिग्नाइट। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा? पवन ऊर्जा। खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? नवीकरणीय, जैविक, अनवीकरणीय, मानव निर्मित। तो खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? अनवीकरणीय है। क्योंकि ये अनवीकरणीय क्यों है? क्योंकि खनिज संसाधन में कौन आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम। ये सब एक दिन ना एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। निर्माण उद्योग का तात्पर्य है कच्चे माल का उत्पादन, कच्चे माल को तैयार करना, कृषि उत्पादन, खनन कार्य। तो निर्माण उद्योग का तात्पर्य क्या है? कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। भारत में निर्माण उद्योग का सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी और दक्षिणी भारत, मध्य भारत। तो कहाँ हुआ है? पश्चिमी और दक्षिणी भारत में। लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? बॉक्साइट, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा। तो लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या हो जाएगा? लौह अयस्क ही हो जाएगा। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर। तो भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है कहाँ? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? जूट, ऊन, कपास, रेशम। सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या हो जाएगा? कपास। सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है कानपुर, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद। तो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? मुंबई में।
जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद। तो जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। जूट उद्योग मुख्यतः किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, दामोदर नदी, हुगली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो जूट उद्योग मुख्यतः किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी। जो कलकत्ता है वो हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। भारत के सबसे अधिक सीमेंट उद्योग किस राज्य में है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में। तो भारत में सबसे अधिक सीमेंट उद्योग कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में और क्या है? भारत का सबसे अधिक वन का, सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। बात दोनों सेम है, जंगल बोलो या वन बोलो। सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइड, तंबा। तो सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट जो बनता है, जो किससे बनता है? चूना पत्थर से ही बनता है। चीनी उद्योग किस फसल पर आधारित है? कपास, गेहूं, गन्ना, जूट। तो चीनी उद्योग किस फसल पर आधारित है? गन्ना पर। भारत में चीनी उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो भारत में चीनी उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। पेट्रोकेमिकल उद्योग का कच्चा माल है कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, चूना पत्थर। तो पेट्रोकेमिकल उद्योग का कच्चा माल क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है पटना, चेन्नई, शिमला, श्रीनगर। तो ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ हो जाएगा? चेन्नई। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु, पटना, जयपुर, भोपाल। तो कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का हब भी बोला जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी उद्योग का केंद्र कहलाता है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का केंद्र कहलाता है कहाँ? बेंगलुरु को। सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात संयंत्र है टाटा, बिस्को, भिलाई, जिंदल। तो सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात संयंत्र है कहाँ? भिलाई। कुटीर उद्योग का उदाहरण है लौह इस्पात, सूती वस्त्र, हस्तलिखित, सीमेंट। तो कुटीर उद्योग का उदाहरण क्या हो जाएगा? हस्तशिल्प। भारी उद्योग का उदाहरण है बुनाई, माचिस, लौह इस्पात, अगरबत्ती। तो भारी उद्योग किस का उदाहरण कौन हो जाएगा? लौह इस्पात। भारत में सबसे पुराना वस्त्र उद्योग है रेशम, ऊन, सूती, जूट। भारत में सबसे पुराना वस्त्र उद्योग कौन सा हो जाएगा? सूती। उद्योग का वर्गीकरण किस आधार पर नहीं किया जाता है? कच्चा माल, स्वामित्व, उत्पादन, जलवायु। तो उद्योग का वर्गीकरण किस आधार पर नहीं किया जाता है? जलवायु के आधार पर नहीं किया जाता है। लघु उद्योग का उद्देश्य है बड़े पैमानों पर उत्पादन, रोजगार का सृजन, निर्यात कम करना, कृषि विकास। तो लघु उद्योग का उद्देश्य क्या हो जाएगा? रोजगार को क्या करना है? सृजन करना है, यानी क्या? रोजगार को पैदा करना है। भारत में औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? खनिज संसाधन, पूंजी, श्रम, सभी। तो भारत में औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? सभी। निर्माण उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो निर्माण उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीयक से। बॉक्साइट किस उद्योग का कच्चा माल है? लौह, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता। तो बॉक्साइट किस उद्योग का कच्चा माल है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम उद्योग ऊर्जा प्रधान उद्योग है क्योंकि कच्चा माल भारी है, अत्यधिक श्रम चाहिए, अधिक बिजली चाहिए, अधिक जल चाहिए। तो एल्युमिनियम उद्योग ऊर्जा प्रधान उद्योग है क्योंकि अधिक बिजली चाहिए।
भारत में औद्योगिक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? कृषि, उद्योग, परिवहन, खनन। तो भारत में औद्योगिक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? उद्योग। औद्योगिक विकास से किससे बढ़ावा मिलता है? बेरोजगारी, ग्रामीण पलायन, आर्थिक विकास, कृषि संकट। तो औद्योगिक विकास से किससे बढ़ावा मिलता है? आर्थिक विकास। निर्माण उद्योग का राष्ट्रीय आय में योगदान है? बहुत कम, नगण्य, महत्वपूर्ण, शून्य। तो निर्माण उद्योग का राष्ट्रीय आय में योगदान क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जीवन रेखाएं किसे कहा जाता है? उद्योग को, कृषि को, परिवहन एवं संचार को, खनन को। तो किसे कहा जाता है? परिवहन एवं संचार को। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं किसे कहा जाता है? तो परिवहन एवं संचार को। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार, वस्तुओं व लोगों को आवागमन, कृषि का विकास, उद्योग का विकास। तो परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वस्तुओं या लोगों को आवागमन। भारत में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? सड़क, रेल, जल, वायु। तो भारत में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा हो जाएगा? सड़क। भारत में सबसे अधिक प्रयुक्त परिवहन साधन कौन सा है? जल मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग। तो भारत में सबसे अधिक प्रयुक्त परिवहन साधन कौन सा है? सड़क मार्ग। भारत में रेल मार्गों का विकास किस काल में हुआ? मुगल काल में, ब्रिटिश काल में, स्वतंत्रता के बाद, गुप्त काल में। तो भारत में रेल मार्ग का विकास किस काल में हुआ? ब्रिटिश काल में। सबसे पहली बार रेल कब चली थी? 1853 में। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच। भारत में पहली रेलगाड़ी कहां चली थी? दिल्ली से आगरा, मुंबई से थाने, कोलकाता से हावड़ा, चेन्नई से बेंगलुरु। तो कहां से चली थी? मुंबई से थाने। कब चली थी? तो 1853 में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? रेल से, जल मार्ग से, सड़क से, वायु से। तो किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, रांची, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, गोवा, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों को जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 48। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 44। सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क का निर्माण किस संगठन के द्वारा किया जाता है? सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण किस संगठन के द्वारा किया जाता है? BRO द्वारा। इसका फुल फॉर्म में क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD का फुल फॉर्म। NHAI, नेशनल हाईवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग का विकास किस नदी पर अधिक हुआ है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी। तो भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग का विकास किस नदी पर अधिक हुआ है? तो गंगा का। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो किस नदी पर है? गंगा पर। सबसे तेज परिवहन साधन कौन सा है? सड़क, रेल, जल, वायु। तो कौन सा हो जाएगा? वायु। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोची। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? मुंबई। भारत में विदेशी व्यापार का प्रमुख साधन है? सड़क, रेल, जल, पाइपलाइन। तो भारत में विदेशी व्यापार का प्रमुख साधन क्या है? जल। सड़क से तो जा नहीं सकता है क्योंकि समुद्र में सड़क बनेगा नहीं, रेल से भी नहीं जा सकता, पाइपलाइन के द्वारा भी नहीं जा सकता। तो क्या होता है? जल। संचार का प्रमुख साधन कौन सा है? पत्र, समाचार पत्र, दूरसंचार, रेडियो। तो संचार का प्रमुख साधन कौन सा हो जाएगा? दूरसंचार।
पाइपलाइन परिवहन का उपयोग किसके लिए होता है? अनाज के लिए, यात्री के लिए, पेट्रोलियम के लिए, लकड़ी के लिए। तो पाइपलाइन का परिवहन किसके लिए होगा? पेट्रोलियम के लिए। भारत में सबसे व्यस्त वायु मार्ग किस शहर से जुड़ा है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो किस शहर से जुड़ा है? दिल्ली से। व्यापार का अर्थ है उत्पादन, विनिमय, परिवहन, संचार। तो व्यापार का अर्थ क्या है? विनिमय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की और क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार, थोक व्यापार, विदेशी व्यापार, खुदरा व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार। निर्यात का अर्थ है वस्तु को आयात, वस्तु को उत्पादन, वस्तु को बाहर भेजना, वस्तु को संग्रह करना। तो निर्यात का अर्थ क्या हो जाएगा? वस्तु को बाहर भेजना। आयात का अर्थ है वस्तु को बाहर भेजना, वस्तु मंगाना, वस्तु बेचना, वस्तु संग्रह। तो आयात का अर्थ क्या हो जाएगा? वस्तु मंगाना। यानी आयात मीन्स क्या होता है? खरीदना। और निर्यात मीन्स क्या होता है? बेचना। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता। रेल परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सस्ता, तेज, भारी माल ढोना, आरामदायक। तो रेल परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या हो जाएगा? भारी माल ढोना। सड़क परिवहन की सबसे बड़ी कमी क्या है? महंगा, थीम, दुर्घटना, सीमित दूर। तो सड़क परिवहन का सबसे बड़ी कमी क्या हो जाएगा? दुर्घटना। संचार का आधुनिक साधन क्या है? डाक, तार, इंटरनेट, पत्र। तो संचार का आधुनिक साधन क्या हो जाएगा? इंटरनेट। वायु परिवहन का उपयोग सबसे अधिक किसके लिए होता है? भारी माल के लिए, तरल पदार्थ के लिए, शीघ्र यात्रा के लिए, कोयला के लिए। तो वायु परिवहन का उपयोग सबसे अधिक किसके लिए होता है? शीघ्र यात्रा के लिए। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1947, 1951, 1950, 1960। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1951। किस परिवहन में मौसम का प्रभाव अधिक पड़ता है? सड़क, रेल, जल, पाइपलाइन। तो किस परिवहन में मौसम का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है? तो जल में। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या कहलाती है? विकास रोकती है, उत्पादन बढ़ाती है, आवागमन व व्यापार संभव बनाती है, केवल शहरों में होती है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या कहलाती है? आवागमन और व्यापार को क्या बनाती है? संभव बनाती है। अगर इस वीडियो का आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा।